गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने क्लास 12th के सॉल्यूशन चैप्टर का 2 वीडियोस आपने देख चुका है, जिसमें आपने मोलैलिटी, मोल्स ये सब निकालना जाना है। लास्ट क्लास में सब चीज़ें मैंने पढ़ाई थी, उसके एग्जांपल्स भी लगाए थे। आई होप आप सब ने ये क्वेश्चंस भी किए होंगे। उस पर नहीं किए हैं तो प्लीज़ करिए, बिना किए कुछ नहीं होने वाला आप लोग का, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं हम। क्या आगे हमारा टॉपिक है मोल फ्रैक्शन। व्हाट इज़ द टॉपिक? मोल फ्रैक्शन। क्या है टॉपिक का नाम? है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन। अब देखिए मोल फ्रैक्शन क्या होता है कि हम टोटल नंबर ऑफ मोल्स और क्या नंबर, मान लीजिए हमने किसी 2 पार्टिकल, मान लीजिए 2 किसी कंपाउंड्स को हमके मिलके एक सॉल्यूशंस बनाया। हमने एक सॉल्यूशन बनाया, इन दोनों का नंबर ऑफ मोल जोड़ के हमारे पास क्या है, इसका x है, इसका y है, ठीक है। इसका x है, इसका y है। अब अगर हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है और हम x का मोल फ्रैक्शन निकालना चाहें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। इसी को क्या बोलेंगे? मोल फ्रैक्शन बोलेंगे, ठीक है। मैं इसका डेफिनेशन लिखता हूँ, ठीक है। रीड करता हूँ बुक से, ज़रा ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। कि it is the ratio of number of moles of one component to the total number of moles present in the solution, ठीक है। total number of moles present in the solution। अब क्या देखिए, it is the ratio of moles of one component to the numbers of moles of solution में क्या होगा? solute plus solvent number of moles of solution is called mole fraction। जैसे अगर हमने लिया कि हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, मान लीजिए हमारे पास सल्यूट है प्लस सॉल्वेंट है, ठीक है। सॉल्वेंट ये क्या बना रहा है? सॉल्यूशन बना रहा है, ठीक है। अगर इसका नंबर ऑफ मोल्स x है और इसका नंबर ऑफ मोल्स y है, तो अगर हम मान लीजिए, चलिए हम इसको छोड़ दिए, ऐसे लिखते हैं, ये हमारा A है, ये हमारा B है और बना क्या रहा है? C। इसका मोल कितना है? इसका मोल्स कितना है? देखिए इसका मोल्स क्या हो जाएगा, मान लीजिए x मान लेते हैं, इसका मान लीजिए Na है, ठीक है, और इसका Nb है। थोड़ा प्रोफेशनल लगेगा, ठीक है, थोड़ा पढ़े लिखे लगेंगे, ठीक है। इसका Na है नंबर ऑफ मोल्स, इसका Nb है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A कितना हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ A कितना हो जाएगा? देखिए x से कितना हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन को किससे लिखते हैं? x से डिनोट करते हैं और साइड में क्या लिखते हैं? जिस कंपोनेंट का निकाल रहे हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A कितने हैं? Na। और टोटल नंबर ऑफ मोल कितने हैं? Na प्लस Nb है क्या। और इसी तरह अगर हम B का निकालें, मोल फ्रैक्शन ऑफ B सॉल्वेंट का निकालें, तो क्या हो जाएगा? Nb अपॉन Na प्लस Nb हुआ क्या? Na प्लस Nb हुआ, ठीक है। ये क्या हो गया? मोल फ्रैक्शन ऑफ A हो गया, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ B हो गया। अब कुछ बातें इसमें और लिखी हैं, जैसे कि द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉल्यूशन इज ऑलवेज 1। अब अगर इन दोनों को जोड़ेंगे, अगर मान लीजिए हम इन दोनों को जोड़ते हैं, यानी क्या XA प्लस XB करते हैं, तो ये किसके इक्वल आएगा? हमेशा 1 के इक्वल आएगा। चलिए इसको वेरीफाई करते हैं, कैसे ये 1 के इक्वल आता है। देखिए जरा इधर साइड में करते हैं। XA प्लस XB क्या हो जाएगा? Na अपॉन Na प्लस NB प्लस क्या हो जाएगा? NB अपॉन Na प्लस और NB, यही होगा, ठीक है। अब जरा देखिए, अगर हम इन दोनों का क्या लें? एलसीएम लें। अगर हम इन दोनों को जोड़ना है तो क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। और इन दोनों का एलसीएम आएगा कितना? देखिए Na प्लस NB ही आएगा, ठीक है। अब देखिए ऊपर क्या था? एक Na था
और बीच में प्लस का साइन, और ये क्या हो गया NB हो गया, ठीक है। ये देखिए क्या कट जा रहा है, क्या ये 1 आ गया क्या 1। तो यानी अगर हम किसी भी दो कंपोनेंट यानी सॉल्वेंट और सल्यूट का मोल फ्रैक्शन को ऐड करेंगे तो वो कितना आना चाहिए, हमेशा 1 आएगा। अगर आप मोल फ्रैक्शन निकाले हैं और अगर दोनों को ऐड करने पे 1 नहीं आ रहा है तो क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 होते हैं, अगर यहाँ पे मान लीजिए 3 चीज़ें होती, जैसे मान लीजिए सॉल्वेंट प्लस और यहाँ पे कोई एक C सब्सटेंस है, ठीक है, इसका मोल फ्रैक्शन क्या है C है और ये D बना रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे Na प्लस NB प्लस NC, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा प्लस NC, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस XC इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे मैं XC भी निकाल दे रहा हूँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ C भी निकाल दे रहा हूँ। मोल फ्रैक्शन ऑफ C क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाल दिए, ठीक है। ये हमारे तीनों निकल गए, तीनों को जोड़ने पे भी 1 आएगा, ठीक है। जितने कंपोनेंट होंगे उन सभी का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो तीनों को जोड़ने पे, चारों को जोड़ने पे या फिर जितने भी इनफाइनाइट हैं, ठीक है, उनको जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ऑलवेज 1 आना चाहिए, ठीक है। इसका मैं एक एग्जांपल आपको कराता हूं। एक चीज और देख लीजिए, यहाँ पे एक चीज और देख लीजिए, अगर यहाँ पे 2 कंपोनेंट है, केवल क्या है XA और XB है, ये C वाला भूल जाइए, तो क्या होगा XA इज इक्वल्स क्या 1 माइनस XB हो सकता है क्या, 1 माइनस XB होगा क्या। देखिए हमें पता है XA प्लस XB मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B 1 है, तो हम मोल फ्रैक्शन ऑफ A कितना निकालते हैं 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ B, दोनों का सम 1 है तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। अब अगर हमें यहाँ से निकालना हो तो क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ A अगर हम निकालें तो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ B माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ C। अगर B का निकालना हो तो क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन 1 माइनस x मोल फ्रैक्शन ऑफ A माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ C। अगर हमें XC का निकालना हो तो क्या होगा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ B माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ A। यही होगा क्या, यानी कि 1 से अधिक नहीं है तो हमें अगर 2 चीज़ें पता है तो हम तीसरी चीज़ निकाल देंगे। अगर हमें 2 कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन पता है तो हम तीसरे का निकाल देंगे, अगर हमें एक का पता है तो हम दूसरे का निकाल देंगे, ठीक है। चलिए अब जरा मोल फ्रैक्शन निकाला जाए थोड़ा सा, ठीक है। इसको नोट कर लिए क्या, इसको नोट करिए तो मैं आगे बढ़ूँ। चलिए ये नोट हो गया। अब हमें इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल देख लेंगे तो हमें ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से तरीके से क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। मोल फ्रैक्शन के क्वेश्चंस आते हैं 1 नंबर में बोर्ड के, टिक द करेक्ट आंसर अगर आता है पेपर में तो उसमें भी आ सकता है ये, ठीक है, क्योंकि इस समय पेपर की पैटर्न्स कुछ चेंज हुए हैं और कुछ चेंज हो रहे हैं, ठीक है। पैटर्न क्या मतलब, उसका एक स्ट्रक्चर जो था कि 1 नंबर के 5 क्वेश्चन रहेंगे, 2 नंबर के 5 क्वेश्चन रहेंगे, 3 नंबर के 5 क्वेश्चन रहेंगे, 4 नंबर के 10 क्वेश्चन रहेंगे, 5 नंबर के कितने क्वेश्चन रहेंगे 5 या 7 क्वेश्चन, जितना भी कम पड़ता था, है ना, वैसे ही होते थे। लेकिन अब क्या है, टिक द करेक्ट आंसर भी देगा, मैच द फॉलोइंग्स भी देगा, कुछ ऐसे ऐसे करके देगा, ठीक है। तो चलिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है जो कि अब हम पढ़ने जा रहे हैं। बोल रहा है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन of ethanol glycol C2H6O2 in a solution containing 20% of C2H6O2 by mass। बोल रहा है कि इथेनॉल ग्लाइकॉल का क्या मोल फ्रैक्शन निकालिए जो 20% बाय मास है। अगर हम मान लेते हैं कि हमारा पूरा इथेनॉल ग्लाइकॉल क्या होता है C2H6O, हाँ C2H6O2 होता है, ठीक है, यही होता है हमारा इथेनॉल ग्लाइकॉल, ठीक है। अब देखिए क्या है कि अगर ये 20% बाय मास है, ठीक है, और हम क्या मान रहे हैं टोटल मास ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल्स टू 100 ग्राम्स, तो क्या हो जाएगा 20 ग्राम क्या हो जाएगा C2H6O2 और वाटर कितना हो जाएगा 80 ग्राम हो जाएगा वाटर, ठीक है, दोनों मिला के 100 ग्राम हो गए, ठीक है। अब चलिए हम मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या निकालेंगे XA, ठीक है। हमें तो इसका क्या चाहिए, हमें पहले तो हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। क्या निकालने पड़ेंगे, नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ C2H6, मोल्स ऑफ C2H6O6 सॉरी O2 कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 20 ग्राम है और इसका मॉलिक्यूलर मास देखिए कितना है 62 ग्राम।
कहिए तो निकाल के दिखाएं, ठीक है, लेकिन आप खुद निकालिएगा इसको पीरियोडिक टेबल से, तो आपकी प्रैक्टिस होगी। 62 ग्राम है, ठीक है, 62 ग्राम है तो उसके डिवाइड करिए कितने बार में जाएगा भैया, 0.322 मोल आ जाएगा, ठीक है। आ गया क्या? अब चलिए देखिए मोल्स ऑफ वाटर कितने हो जाएंगे। वाटर क्या होता है, H2O होता है क्या, ठीक है। इसका कितना लिए, 80 ग्राम लिए हैं, और ये टोटल कितना है, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 18 होता है, 18 होता है। देखिए इसका क्या आ जाएगा, 4.44 मोल आ जाएगा। आ गया क्या, मोल आ जाएगा, सॉरी मोल आ जाएगा। अब हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है, क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो चलिए देखिएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H6O2 कितना आ जाएगा, देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H6O6 कितना आ जाएगा, 0.322 है, ठीक है, अपॉन 0.322 प्लस क्या हो जाएगा 4.44, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 0.322 अपॉन, इसको मैं जोड़ के बताता हूँ कितना आ रहा है। देखिए अच्छा, वहाँ पे सीधे सॉल्व कर दिया है तो 0.068 आ रहा है, इसको यहाँ पे सीधे सॉल्व कर दिया है 0.068 आ रहा है, लेकिन हम इसको जोड़ देते हैं। देखिए 4.44 और क्या है 322 है, ठीक है, 2 6 7 4 कितना आ जाएगा यहाँ पे, देखिए 4.762 से डिवाइड करेंगे। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O निकाल दीजिए, देखिए कितना आ रहा है, 4.44 ग्राम्स था, ठीक है, और क्या है 4.762 ग्राम्स है, तो ये कितना आ जाएगा बताइए, बताइए कितना आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आ रहा है 0.932 ग्राम, 0.932 क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन इसका आ जाएगा, ठीक है, आ गया दोनों का, ठीक है। ऐसे ही एग्जांपल्स आपके बुक में और सारे दिए होंगे, जिस भी साइड बुक से पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें दिए होंगे, ज़रूर सॉल्व करिए, बिना सॉल्व किए आप आगे नहीं जा पाएंगे। समझ में आ रहा है, ये हो गया मोल फ्रैक्शन का, ठीक है। अब हम अगले टॉपिक पे पढ़ते हैं जो कि हमारा है नॉर्मेलिटी। क्या है, नॉर्मेलिटी है, ठीक है। चलिए नॉर्मेलिटी देखते हैं क्या होता है, ठीक है। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, नोट नहीं करना है ना, नोट अगर करना हो तो रिवर्स करके प्लीज़ नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ लिखा था वो मिटा दिया, ठीक है। चलिए, यू शुड हैव टू स्टडी एट लीस्ट 1 आवर केमिस्ट्री, 1 घंटा केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, अदरवाइज यू ऑल विल सफ़र फॉर दैट, ओके। स्टडी हार्ड, गेट हार्ड, ओके। अगला है नॉर्मेलिटी। व्हाट इज नॉर्मेलिटी? व्हाट इज नॉर्मेलिटी? मैं 1 मिनट इंक डाल लूँ। चलिए क्या है, इट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, इट इज द नंबर of gram equivalent to the, it is number of gram equivalent to the of solute dissolved per liter of solution. Gram equivalent dissolve per liter of solution, gram equivalent of solute dissolved in per liter of solution is called normality, is called normality। क्या होता है कि अगर किसी भी सॉल्यूट का ग्राम इक्विवेलेंट मास 1 लीटर सॉल्यूशन में क्या किया गया, मिलाया गया, तो उसी को क्या बोलेंगे, नॉर्मेलिटी बोलेंगे, ठीक है। It is denoted by capital N, कैपिटल N से डिनोट किया जाता है, ठीक है, कैपिटल N से डिनोट किया जाता है। चलिए देखिए क्या होता है, N इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट
अपॉन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ये होगा क्या। चलिए अगर ये ml में होता तो क्या होता है इन लीटर्स, ठीक है। अगर ml में होगा, देखिए ये क्या है, लीटर के लिए है, हमने पहले भी बताया था क्या, ये लीटर के लिए है। अगर यही हमारा ग्राम्स में हो जाता तो क्या हो जाता, देखिए सॉरी ml में हो जाएगा तो क्या होगा, देखिए ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय व्हाट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 1000, ठीक है। 1000 से क्या करेंगे, इंटू करेंगे। अगर ml में 1000 डिवाइड करते तो क्या होता है, लीटर में जाता है, तो फॉर्मूला क्या हो गया, निकल आ गया। अगर वॉल्यूम हमारा ml में है तो ठीक है ना, हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमारे डायरेक्टली चेंज कर देगा, ठीक है, फॉर्मूले का। अब देखिए इसका क्या होगा, इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट देखिए क्या होगा, सॉरी यार, यूनिट देखिए क्या हो जाएगा, ये क्या है, मास है ना, ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या है, मास होता है, तो किस में आएगा, ग्राम्स में आएगा। और ये क्या है, लीटर है, ठीक है, तो ग्राम पर लीटर, और क्या लिख सकते हैं, ग्राम लीटर इनवर्स, ग्राम पर ml और ग्राम ml इनवर्स लिख सकते हैं क्या, ml इनवर्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने समझ ली क्या होता है, कैसे होता है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स और लिखा हुआ है कि देखिए क्या लिखा है, ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट कैन बी कैलकुलेटेड मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास। अब अगर हमें ग्राम इक्विवेलेंट मास निकालना है, ग्राम इक्विवेलेंट मास निकालना है तो क्या करते थे, मैं लिखता हूँ ग्राम इक्विवेलेंट मास निकालना है तो हम क्या करते थे, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, यही हो गया इक्विवेलेंट मास। अब जो सॉल्यूट है, जो उसका जो फॉर्मूला है, उसका इक्विवेलेंट मास क्या है, ठीक है, यहाँ पे वो आएगा इक्विवेलेंट मास, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी अगर नॉर्मेलिटी निकालनी है तो, ठीक है। चलिए आप इसको नोट करिए, फिर हम अगले एग्जाम्पल्स पे आ जाएं। एग्जाम्पल पे आए, देखिए क्या होता है, ये नोट हो गया क्या, पॉज करिए, नोट करिए, हो गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। लेक्चर के टाइम पे जरूर से कॉपी पेन लेके बैठिए, ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका एक न्यूमेरिकल लगाएंगे, इसका एक न्यूमेरिकल लगाते हैं। चलिए न्यूमेरिकल कैसे लगता है, चलिए अब क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, देखिए मैं एग्जांपल पढ़ने जा रहा हूँ। ये क्या हुआ है, 2009 में पूछा गया था, ठीक है। चलिए देखिए 2009 में और 2017 में क्या हुआ, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में रिपीट हुआ है। कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 31.5 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है, इन 1250 ml ऑफ सोल्यूशन। हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है, हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले देखिए H6C2O4.2H2O, ठीक है। ये क्या हो गया, हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड का क्या हो गया, फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसका इक्विवेलेंट मास क्या होता है, 63 होता है, ठीक है। इसका मास कितना लिया गया है, इसका मास कितना लिया गया है 31.5 ग्राम्स लिया गया है, ठीक है। ये क्या लिख दिए 692 है यहाँ पे, ठीक है,
ये 2 है। चलिए हम आगे अब देखते हैं क्या है इसका वॉल्यूम कितना है। वॉल्यूम कितना है देखिए 1275 है ना, सॉरी 1250 ml है, 1250 ml है, ठीक है। हम इसकी नॉर्मेलिटी निकाल देते हैं, क्या निकाल देंगे, नॉर्मेलिटी निकाल देंगे, ठीक है। अब इक्विवेलेंट मास क्या आ जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा, देखिए उसका कितना मास हमारे पास है 31.5 है, और यहाँ पे कितना है 63 है, कितना हो जाएगा 1/2, और ये कितना था 0.5 के बराबर आता है। तो हमारे पास ग्राम इक्विवेलेंट मास भी आ गया। तो ग्राम इक्विवेलेंट मास कितना है 0.5 है, ठीक है। ये 1250 इंटू 1000, क्योंकि ये ml में है, ml में होने के से क्या करना पड़ा है 1000 से इंटू करना, ये 0 से 0 गया, ठीक है। अब जरा देखिए इसमें इंटू कर दिए तो कितना हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाय 125 कितनी बार में जाएगा मुझे बताइए, 4 टाइम्स में। तो इसकी नॉर्मेलिटी कितनी आ गई 4 आ गई, ठीक है। क्या हो जाएगा ग्राम पर ml, ये लिखना जरूरी है आंसर में। अगर ये आंसर में नहीं लिखें तो आपके सॉल्व होने कोई मतलब नहीं है, नंबर पूरा कट जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमें मिलता है फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी क्या होता है, इट इज़ द नंबर ऑफ फार्मूला मासेस ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। इट इज़ द नंबर ऑफ फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, ये नोट हो गया। चलिए आगे पढ़ाते हैं, बहुत सिंपल है, कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। ये लास्ट कंसंट्रेशन टर्म है इस चैप्टर का। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि इफेक्ट्स क्या पड़ता है, टेम्परेचर का इस कंसंट्रेशन टर्म्स पे इफेक्ट क्या पड़ता है, किस पे कितना कंसंट्रेशन टर्म पे कितना असर पड़ता है, ठीक है। वो चीज़ देखेंगे। सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे, ठीक है, सॉल्युबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं वो सब हम देखेंगे। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी का डेफिनेशन क्या लिखा है, इट इज द नंबर ऑफ फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। इट इज द नंबर ऑफ फार्मूला मास, इट इज द नंबर ऑफ फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट dissolve in per liter of solution, ठीक है, पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। अब फॉर्मेलिटी को हम सिंपल फॉर्मेलिटी लिखते हैं, ऐसा कोई सिंपल वो सिंबल नहीं है। फॉर्मेलिटी क्या हो जाएगा MALITY। फॉर्मेलिटी कितना हो जाएगा, देखिए फॉर्मेलिटी की फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए मास, नंबर ऑफ फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट। अब आगे क्या है देखिए, डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सोल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। ये किसके लिए है, ये वाला किसके लिए है, लीटर्स के लिए है, ठीक है। हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कर देंगे, ठीक है। अगर ये लीटर्स में है तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन अगर ये वॉल्यूम ml में दिया हो, ठीक है, अगर वॉल्यूम ml में दिया हो तो क्या करेंगे, फॉर्मेलिटी क्या हो जाएगा, देखिए नंबर ऑफ फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 1000 से इंटू करते ही क्या हो जाएगा, वो ml में चेंज हो जाएगा, चलिए लीटर्स में चेंज हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया फॉर्मूला मास, नंबर ऑफ फॉर्मूला मास, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि इसका कोई एग्जाम्पल दिया है कि नहीं। इसका एग्जाम्पल
चलिए आप लोग इसको नोट करिए, फिर मैं एक एग्जांपल आपको कराता हूं, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास ये चीज़ हो गए, फॉर्मेलिटी की हमने डेफिनेशंस पढ़ ली। इसके एग्जांपल मैं अगली क्लास में कराऊंगा, क्योंकि इस समय बुक में एग्जांपल दिया नहीं है फॉर्मेलिटी का, ठीक है। चलिए, तो इसको आप नोट करिए। फिलहाल मैं मिलते हैं अगले क्लास में, और अगली क्लास में मैं डिस्कस करूंगा जितने भी मैंने कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ाएंगे। पहले तो उसे हम रिवाइज करेंगे, एक टेबल बनाएंगे, ठीक है। उस पर चेक करेंगे कि कौन से वाले पे टेम्परेचर का क्या असर होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे वो क्या इंक्रीज होता है, टेम्परेचर घटाने पे वो डिक्रीज होता है, कैसे क्या सा होता है, हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी कैसे आती है, ठीक है, सॉल्युबिलिटी का फैक्टर क्या है, ठीक है। 2-4 क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक है। चलिए, ये सब चीज़ें नेक्स्ट क्लास की, फिलहाल के लिए इतना ही, इसको नोट करिए।